कानपुर में एक फुटवियर कारोबारी के बैग से 2.5 लाख की चोरी हो गई। शातिर ने बैग काटकर 2.5 लाख की रकम उड़ा ली है। ये कारोबारी नौबस्ता से मूलगंज के लिए ई रिक्शे पर बैठा था। जानकारी के अनुसार व्यापारी पेमेंट करने के लिए मार्केट जा रहा था। जब वो 12 देवी चौराहे पहुंचा तब उसको अपने रुपए चोरी होने की जानकारी हुई। पीड़ित ने जूही थाने पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी है। पुलिस ने तहरीर के अनुसार जांच शुरू कर दी है। नाम मेरा ज्ञान सिंह है। मैं अकबरपुर कुछ बजरंग नंबर रहने वाला हूं। मैं अभी नौबस्ता से बैठ करके मूलगंज जा रहा था। ये नौबस्ता और जूही के बीच में ये मेरी कहानी हुई है। और नौबस्ता जब आकर जूही में हमने देखा तो साइड से मैंने कुछ जेब कटा हुआ था और उसमें सारा पैसा गायब था। बैग का हम मैंने चप्पल के थोक व्यापारी हैं। ये लमसम 1:30 बजे घटना है। कितना रुपया आपके बैग में? 2.5 लाख रुपया था मेरे बैग में। 50 है कि 5 गड्डियाँ थी। 10 लाख चप्पल के लिए। मैं आज 6 महीने चल रहा हूँ यहाँ। 6 महीने से हर हफ्ता आता हूँ मैं यहाँ। एक पीड़ित लगभग 1:30 बजे के आसपास थाना जूही क्षेत्र में है, थाना जूही पर आया। उससे पूछताछ से पता चला कि ये एक 14 लोगों का एक बिजनेस ग्रुप है जो दमोह एमपी में जूते चप्पल का काम करते हैं। वहाँ से इस व्यक्ति को कुछ 2.5 लाख के आसपास पैसे देकर यहाँ से माल उठाने के लिए भेजा गया था। बीच में ये व्यक्ति अपने घर पर रुका है कल रात में, और रुकने के बाद जहाँ इसका घर अकबरपुर में है, वहाँ से एक पिकअप में बैठकर आया है और इसको आज ही वापस जाना था। उसके पास एक बैग है, बैग में एक कंबल, इसके द्वारा जो बताया गया उसमें एक कंबल और 2.5 लाख रुपए रखे जाने की बात कही गई है। और उस बैग में एक कट का निशान लगा हुआ है। और उसके बाद ये थाना है कि मेरा किसी ने बैग में कट मार के पैसे निकाल लिए गए हैं। अभी पूछताछ चल रही है, कुछ ये संदिग्ध प्रतीत हो रही हैं और यदि जैसा होगा विधिक कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। अधिवक्ताओं के लिए जल्द ही लॉयर्स एसोसिएशन में एक विशाल भवन बन के तैयार हो जाएगा। 1800 स्क्वायर फीट एरिया में बनने वाले इस नवनिर्मित भवन का 16 फरवरी बसंत पंचमी के अवसर पर जिला जज भूमि पूजन करेंगे। नगर के युवा अधिवक्ताओं की समस्याओं, जरूरतों और उनको दी जाने वाली सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए लॉयर्स एसोसिएशन प्रांगण 1800 फीट एरिया में जल्द ही एक विशाल भवन का निर्माण करने जा रहा है, जो पूर्ण वातानुकूलित और नवीनतम तकनीकी से लैस होगा। ये जानकारी शुक्रवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से द लॉयर्स एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला और महामंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण के इस कार्य में लगने वाली संपूर्ण धनराशि वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह चंदेल, शशांक सिंह चंदेल और अरुण सिंह चंदेल द्वारा की जाएगी। वहीं समाज सेवा में नगर की परिवर्तन संस्था के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप द्विवेदी द्वारा वाटर ATM लगवाने का भी सहयोग किया गया है। हमारी संस्था से हम लोग चुनाव जीतने के बाद में आज 1 महीने हुए हैं अभी हमको वो शपथ लिए हुए। 1 महीने के अंदर हमारे महामंत्री जी के, हमारे कार्यकारिणी के और सदस्यों के प्रयास से आज यहाँ पर 6-7 साल पहले हॉल बैंक के ऊपर बनना था, जो हमारे चंदेल साहब हैं, बलबीर सिंह चंदेल जी हमारे अधिवक्ता साथी हैं, बड़े भाई हैं हमारे। वो बनवाना चाहते थे लेकिन किंतु कतिपय कारणों से वो नहीं बन सका। अब उन्होंने ये पुनः इच्छा जागृत करी कि हम उसको बनवाना चाहते हैं, तो हमारे महामंत्री जी ने उनके यहाँ जा कर के प्रयास किया। वो इसके लिए तैयार है, जिसके लिए उन्होंने हमको लिखित में सहमति एक पत्र दिया है कि हम इसको बनवाना चाहते हैं। तो आज हम प्रेस के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग बैंक जो है हमारे यहाँ बैंक के ऊपर एक हॉल का निर्माण करवा रहे हैं। उस हॉल में एक महिला कक्ष, एक जो हमारे युवा अधिवक्ता हैं उनके कंपटीशन की तैयारी के लिए एक लाइब्रेरी, जहां पर उनको सारी पुस्तकें सब कुछ वहां पर उनको उपलब्ध होगा। उसके साथ साथ एक हम जो हमारे अधिवक्ता बंधु बाहर से आते हैं यहाँ पैरवी में और यहाँ पर आकर के होटल में रुकते हैं या कहीं इधर उधर स्टेशन वगैरह में रुकते हैं, उनके रुकने के लिए 4 बेड का एक उसी में एक कमरा बनेगा। साथ में हमारे साथ आप भी जुड़े हुए, चूँकि हमारी कचहरी का आप लोग काम देखते हो, हमने देखा आपके पास भी बैठने की यहाँ कैंपस में कोई जगह नहीं है, तो एक प्रेस रूम का भी उसी में हम एक निर्माण करवा रहे हैं।
शशांक सिंह चंदेल बलबीर जी, उनके पिताजी बलबीर सिंह चंदेल के द्वारा यहाँ पे हॉल के ऊपर 4 कमरे, बड़े कमरे, जिसमें एक महिला कक्ष, एक युवा लाइब्रेरी, एक प्रेस रूम और एक बाहर के अधिवक्ताओं के लिए रुकने के लिए, रात विश्राम के लिए कमरा, इनके लिए बनाने के लिए अपने खर्चे पे ये बना रहे हैं। उसकी अनुमति चाहिए थी। कार्यकारिणी ने, पूरा अध्यक्ष मंडल ने वो अनुमति दी है। हमारे अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार हमने इनसे बात की थी। वो बातें कई वार्तालाप होने के बाद सफल हुई हैं और 16 तारीख को इसका हम लोग भूमि पूजन करेंगे। आज जो ये कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें आप लोग सब मौजूद हैं यहाँ पे, इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पे लॉयर्स एसोसिएशन में एक जो बैंक है उसके ऊपर जो है खाली जगह पड़ी है, वहाँ पे एक 1800 स्क्वायर फुट का करीबन हॉल बनने जा रहा है। हमारे परिवार में जैसे कि आप सब लोग को जानते हैं कि 8 से 9 लोग वकील हैं, तो हम अधिवक्ताओं के हित के लिए कुछ करना चाहते थे जो है, तो उसी संदर्भ में हमने यहाँ पे हॉल का प्रस्ताव हमको दिया गया, हमने उसको स्वीकार किया और हम ये हॉल यहाँ पे बनवाना चाहते हैं। इसमें इस हॉल में जो है एक महिला कक्ष, एक प्रेस रूम, एक जो है युवा लाइब्रेरी तथा बाहर से आने वाले अधिवक्ताओं के लिए एक रुकने की जगह व्यवस्था होगी जो है। ये इसकी लागत करीबन 20 से 25 लाख रुपए की लागत का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा जो है। हम इसको संस्था को 4 महीने के अंदर पूरा बना के सुपुर्द कर देंगे। किस तारीख को इसका प्रोजेक्ट का इसका उद्घाटन जो है 16 तारीख को वसंत पंचमी के पावन अवसर पे हो रहा है। माननीय जिला जज महोदय इसका शिलान्यास करेंगे। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। दीनदयाल स्मारक शिक्षा समिति के तत्वावधान में 14 फरवरी को शाम 4 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय नवाबगंज कानपुर के सभागार में राम माधव के द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। उनकी इस पुस्तक का विमोचन करने के लिए IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। दीनदयाल स्मारक शिक्षा समिति के तत्वाधान में आयोजित व्याख्यान माला में पुस्तक का विमोचन, इस पुस्तक का विमोचन होने वाला है, उसका नाम है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। ये पुस्तक भारत की विदेशों में जो छवि निखरी है उसको दर्शाती है और इस पुस्तक के रचयिता लेखक आदरणीय राम माधव जी हैं, जो इस विषय के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन रहे हैं। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। उत्तर प्रदेश में श्रमिक और उद्योगपतियों की महापंचायत नोएडा से शुरुआत की जाएगी, जिसमें दोनों लोगों की समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। ये जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान श्रम भवन में श्रम कल्याण परिषद के चेयरमैन और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील भराला ने कही। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र बनारस में आयोजित किया जाएगा। समीक्षा बैठक में नगर के सांसद सत्यदेव पचौरी सहित काफी संख्या में अधिकारीगण भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। बैठक के उपरांत 2-3 निर्णय लिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उत्तर प्रदेश में उसका प्रारंभ 25 फरवरी को वाराणसी से होगा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया जाएगा और वहां के जो हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री, आयोग के चेयरमैन, सब लोगों को वहां बुलाया जाएगा और श्रमिक वहां रहेंगे। श्रमिकों के बीच में वो कार्यक्रम संपन्न होगा। श्रमिकों के परिवार रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे और साथ में दूसरा कार्यक्रम आज हमने ये फाइनल किया है कि हम उत्तर प्रदेश के उद्यमी और श्रमिकों के भी महापंचायत करेंगे। उसमें जो भी जिस प्रकार की चीजें आ रही हैं उनका निस्तारण उनके बीच में बैठा। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। पिछले 1.5 महीने से बर्ड फ्लू बीमारी के कारण बंद चल रहा कानपुर प्राणी उद्यान आज दर्शकों के लिए खोल दिया गया। आज खोले गए प्राणी उद्यान में हालांकि दर्शक कम ही नजर आए, लेकिन जल्द ही इनकी संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। क्षेत्रीय वन अधिकारी दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि इस बार कानपुर प्राणी उद्यान में साइबेरियन पक्षी भी आए हैं, जो दर्शकों को काफी दिन बाद इन्हें देखने का मौका मिलेगा। प्राणी उद्यान में आने वाले दर्शकों को मास्क लगाने की खास हिदायत भी दी गई। यार तो पहला दिन है, पब्लिक का रुझान बहुत कम है। पब्लिक धीरे धीरे जान रही है कि जू खुल गया है। हमारे यहाँ ब्लड फ्लू के चलते जो है पब्लिक नहीं आ रही थी, हमने एंट्री बंद कर दिए थे, जू बंद कर दिए थे। धीमे धीमे पब्लिक में आवागमन शुरू हो गया है, शोर बच गया है।
किसी जगह घर खुल गया है। हमारे यहाँ जो है बर्ड फ्लू की जांचें कराई गई थी 4 बार जो है भोपाल में कराई गई थी, बरेली में कराई गई थी। रिपोर्ट जो है निगेटिव आया है। निगेटिव आने से हम लोग 4 बार आने से जू को हम लोग खोलने की तैयारी की है। डीएम से आदेश लेकर के जू आज से खुल गया है। पब्लिक अभी बहुत कम आ रही है। उम्मीद है कि सर्विस से पब्लिक बढ़ जाएगी। आगे और क्या व्यवस्थाएं रखी गई इसके लिए? आगे व्यवस्था रखी है कि हमारे लोग घर जो है 25 घर जो है 25 घर में एक बार बाड़ा है एवरी का है। एवरी में ही हमारा जो बर्ड फ्लू की जो है प्रकाशन हुआ था, तो वहाँ पब्लिक की एंट्री बंद करा दी है। अब 25 घर खोले हुए हैं, एवरी बंद रखे हैं ताकि पब्लिक उतर ना जाए। और चूने की और आपका गिबरेलिन फ्लोर दवा का जो है हर जगह इस्तेमाल किया गया, जिससे कि इन्फेक्शन हमारा ना। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। रजत श्री फाउंडेशन की प्रस्तुति श्री राधे कृष्ण महोत्सव रविवार को लाजपत भवन मोती झील में प्रस्तावित है। इसके बारे में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि रजत श्री फाउंडेशन एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। विगत कई वर्षों से वो समाज सेवा के कार्य करती चली आ रही है। इसी श्रृंखला में एक धार्मिक आयोजन श्री राधे कृष्ण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए अपने शहर ही नहीं बल्कि अन्य शहरों से भी अतिथि कलाकार आ रहे हैं, जिसमें वृंदावन के कलाकारों द्वारा ब्रजराज की अनुपम प्रस्तुति की जाएगी। वहीं महारास लीला, डांडिया रास, श्री राधा कृष्ण की अनुपम झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। अंत में फूलों की होली होगी। क्योंकि ये कानपुर का प्रोग्राम है, इसमें हर व्यक्ति अतिथि है और वो हर व्यक्ति मुख्य अतिथि है। 14 फरवरी ही क्यों चुना? 14 फरवरी वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं, तो वैलेंटाइन डे लोग बच्चों को हम यही दिखाना चाहते हैं कि ये पाश्चात्य संस्कृति नहीं है। अगर आप कहते हैं कि ये प्यार है, तो प्यार ये होता है जो कि राधा कृष्ण के अंदर था, और संस्कार ये होते हैं। इसीलिए 14 फरवरी हम लोगों ने ये दिन चुना। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। कानपुर देहात में प्रेम प्रसंग के चलते देवर ने अपनी भाभी पर एसिड अटैक कर दिया है। भाभी और देवर के बीच कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चलने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि देवर भाभी को रखना चाहता था अपने पास, लेकिन भाभी इसके लिए तैयार नहीं थी। भाभी अपनी मौसी के यहाँ जा रही थी, तभी रास्ते में देवर ने उस पर एसिड डाल दिया। एसिड अटैक से महिला की बाईं आंख डैमेज हो गई है। गंभीर अवस्था में महिला को कानपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र के बिरहाना रोड की है। अंकल जी, हम तो बस में जा रहे थे, उसने तेज रफ्तार दिया, पता नहीं कौन था, हमने देखा ही नहीं। कौन था? हमने नहीं अंकल जी देखा, बस में बैठे थे। तो क्या मामला है आप लोगों के बीच में? कुछ नहीं हमको पता। हमको अंकल जी कुछ नहीं पता। तो आरोपी पकड़ गया कि भाग गया? पकड़ गया। अंकित कौन है? जानती हो अंकित को? अंकित तो एक हमारे देवर का नाम है, जब देवर का नाम है। ये पूजा वाइफ ऑफ प्रेम बाबू नाम की महिला, ये अपने ससुराल से जा रही थी उड़नवापुर। इसका मौसी का घर है, मौसी के यहाँ जा रही थी, ये झींझक के पास है। तो वहाँ ये बस में बैठी थी। बस जब बिराना तिराहा सिकंदरा के पास आई है, तो इसका सगा देवर जो है वो बस में घुस करके और महिला के बैटरी का पानी वो डाला है, जिसमें उसकी बाईं आँख में थोड़ा सा जो है जख्म है। तो वो जो है उसको आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसके साथ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या महिला और उसके आरोपी के बीच में कोई प्रेम प्रसंग का मामला था? हाँ, महिला और उसका सगा देवर है, इनमें बीच में प्रेम प्रसंग हो गया था और फिर इनमें फिर छूटा छाटी हो गई। और अब जो है देवर इसको रखना चाहता है, लेकिन महिला नहीं रहना चाहती। तो सर, इसी बात को लेकर इनमें ये घटना हुई। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। कानपुर देहात पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जनपद कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी की अगुवाई में भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है। कानपुर देहात जनपद में पकड़ी गई भारी मात्रा में अंग्रेजी अवैध शराब हरियाणा से बिहार ट्रक में लोड करके छिपाकर ले जाई जा रही थी। शराब मुखबिर की सूचना पर पकड़ी गई शराब इस मौके पर अकबरपुर कोतवाली में डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह, एसपी केशव कुमार चौधरी ने मौके पर पहुंचकर अवैध शराब को कब्जे में ले लिया है।
ये पलवल हरियाणा से एक डीसीएम में करीब 310 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है, जिसको अकबरपुर कोतवाली ने बरामद किया है। इसमें 310 पेटी में अंग्रेजी मॉडल के लीगल शराब हरियाणा के लिए लीगल थी, लेकिन ये यहाँ से झारखंड और बिहार ले जाई जा रही थी। इस दौरान हमारी टीम ने उनको 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और इसकी मार्केट कीमत करीब 15 लाख रुपए है। सर, क्या लग रहा है चुनाव करीब आ गए हैं, इसके लिए शराब की सप्लाई और शराब माफिया जो है सक्रिय हो गए? नहीं, इस बारे में भी कहना जल्दबाजी होगी, विवेचना की जा रही है, क्योंकि ये बीच बीच में हरियाणा की शराब पकड़ी जाती रही पहले भी, तो उसको इलेक्शन से जोड़ करके नहीं, लेकिन ये है कि ये अवैध शराब है और उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे भी इस पर सतर्क निगरानी रखी जाएगी कि इस हाईवे पे अवैध शराब की तस्करी ना हो। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। आरएमपी डिग्री कॉलेज की बीए प्रथम वर्ष की छात्रा को ओवरलोड बालू लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया। ये छात्रा सुबह घर से कॉलेज के लिए निकली थी, तभी नानकारी के निकट पेट्रोल टंकी के सामने उल्टे साइड से जा रहे एक बालू से लदे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसको टक्कर मार दी। टक्कर में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों और छात्रा के भाई ने उसको अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। अस्पताल में परिजनों का तांता लग गया। वहीं परिवार का रोकर बुरा हाल हो गया। कोतवाली देहात क्षेत्र के नसीरापुर की रहने वाली थी ये छात्रा। ये घटना खैराबाद थाना क्षेत्र के नानकारी गांव की है। मैं ग्राम नसीरापुर पोस्ट शामोली जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ, जो कि हमारी बहन सुबह 8 बजे आरएमपी डिग्री कॉलेज स्कूल जा रही थी। आरएमपी डिग्री कॉलेज स्कूल जा रही थी, जो रास्ते में दूसरी तरफ से ट्रैक्टर आ रहा था, अपनी साइड से अलावा दूसरी साइड से आ रहा था, रॉन्ग साइड आ रहा था, जिसके कारण वो आ रहा था हमारी बहन के ऊपर उसने चढ़ा दिया, जिसके कारण हम मौके पर पहुंचे और उसको हॉस्पिटल लेकर आए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। जनपद की कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में इन दिनों हरे वृक्षों का कटान जोरों पर चल रहा है। प्रतिदिन क्षेत्र में दर्जनों प्रतिबंधित वृक्षों का सफाया किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बुधवार की रात क्षेत्र के धरनाग नेवादा गांव के उत्तर स्थित भगवान बख्श सिंह की आम की बाग में 12 आम के पेड़ बिना परमिट के ही काट दिए गए। इस समय आम के पेड़ों में बौर भी आने लगा है, फिर भी इन फलदार वृक्षों का कटान क्षेत्र में बदस्तूर जारी है। वन दरोगा अभिषेक पांडे ने बताया कि 10 कलमी पेड़ों का परमिट था, जबकि सूत्रों की माने तो बाग देसी पेड़ों का था। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। जनपद महोबा के पवाती गैला के पास अनुरोध त्रिपाठी नामक युवक अपनी मां रेखा के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था। तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और फरार हो गई, जिसके चलते मां रेखा गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर तड़पने लगी। वहां से निकल रहे सीओ कुलपहाड़ राम प्रवेश राय घायल महिला को देखकर रुक गए और उन्होंने घायल महिला को अपनी गाड़ी पर बैठाकर जिला चिकित्सालय ले जाकर भर्ती कराया है, जहां घायल महिला का इलाज किया जा रहा है। वहीं सीओ कुलपहाड़ के सराहनीय कार्य की लोग भरपूर प्रशंसा भी कर रहे हैं। आ रहे थे महोबा आ रहे थे, पवा चौराहे पे भीड़ देखा, मैंने गाड़ी अपनी रोकी। वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़का मोटरसाइकिल से, जिसकी माँ नीचे गिरी हुई थी। मैंने अपनी गाड़ी में उठवा कर 108 में विलम्ब हुआ, हमने कहा लेट हो जाएगा, जल्दी फर्स्ट एड के लिए महोबा हमने कहा कि चलते उसको इमरजेंसी में दाखिल करा देते हैं, दाखिल करा। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। ये खबर राजस्थान के अजमेर शरीफ से है, जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का 809वां उर्स रजब महीने की चांद की 6 तारीख को है। लेकिन एक हफ्ते पहले से ही यहां लोगों का भारी हुजूम उमड़ रहा है। बाजारों में चारों तरफ रौनक ही रौनक दिखाई दे रही है। बताते चलें कि यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी जायरीन आते हैं। इस समय उर्स से पहले ही ख्वाजा साहब के दरबार में और गलियों में लोगों का बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है। जिसे भी देखो वो अजमेर की तरफ रवाना हो चुका है। भारत देश के राजस्थान में बसा हुआ है अजमेर शरीफ दरगाह, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिसे हिंदी लवली भी कहा जाता है, जिसे गरीब नवाज सरकार या हिंदुस्तान के महाराजा ख्वाजा साहब के नाम से लोग जानते और पुकारते हैं। अजमेर शरीफ में इस वर्ष गरीब नवाज सरकार का 809वां उर्स रजब महीने के 6 तारीख को होगा। लेकिन एक हफ्ता पहले ही अजमेर की धरती पर लोगों का हुजूम आता हुआ दिखाई दे रहा है।
मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा देश उमड़कर अजमेर की धरती की तरफ रवाना हो चुका है। इसी अजमेर में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से जाना जाता है, उसी ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार से सभी धर्म के लोगों की आस्था है। यहाँ पर इस समय लोगों का हुजूम इस कदर बढ़ रहा है, जिसे लेकर कमेटी के सदस्य और प्रशासन बिल्कुल सतर्क और साथ में चौकसी भी बरत रहा है, क्योंकि उर्स से पहले हफ्ते से ही सरकार के रोज़े का गुस्ल किया जाता है। इसलिए गरीब नवाज सरकार के चाहने वाले व उनसे अकीदत रखने वाले अभी से ही अजमेर की धरती पर आना शुरू कर दिए हैं। कोई होटलों में रह रहा है तो कोई किराए के घर में रह रहा है, तो वहीं कोई दरगाह में ही अपनी जगह बनाए बैठा है। गरीब नवाज सरकार के दीवाने जो किराए के होटलों में, घरों में या हॉस्टल में, गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, हमारे संवाददाता ने उनसे भी बात की। इन दीवानों का कहना था कि यहाँ पर हम लोग कई साल से दर पर आते हैं और जो भी मुरादें लेकर आते हैं यहाँ से पूरी होती हैं। मैं आज अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ हूँ और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग उमड़कर सैलाब की तरह यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि अभी उर्स में 5 या 6 दिन बाकी है। 6 रजब को उर्स होता है, लेकिन यहाँ का माहौल देखने बाद ऐसा लग रहा है कि 1 हफ्ता पहले ही लोगों का हुजूम आना चालू हो गया है। और मैं यहाँ कुछ जायरीनों से जानना चाहता हूँ कि इनकी आस्था क्या है यहाँ, जो ये हमेशा आते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ब्रह्मादीन मौर्य। तो आप जो है काबा की दरगाह में आए हैं जो जियारत के लिए? जियारत के लिए आए हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। जी जी। और आपकी आस्था यहाँ से जुड़ी है? हाँ, हमारी आस्था यहाँ जुड़ी है। लोगों का कहना है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों की आस्था यहाँ पर है और सबकी मनोकामना पूरी होती है। सभी की मनोकामना पूरी होती है और तुम्हारी भी मनोकामना पूरी होगी। लगभग आप कितने साल से आ रहे हैं यहाँ? हम तो पहली बार आए हैं। आप भी जो है यहाँ हमेशा आते रहते हैं? हमेशा आते हैं। 809 है। हाँ, इस मौके पर हम लोग आए और 25वें साल से आते हैं। यहाँ की भीड़ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही उर्स चालू हो गया है। बिल्कुल, आज से चालू। आज की चांद की पहली तारीख हो जाएगी इंशाअल्लाह शाम से। चांद की पहली तारीख से उर्स होता है। 6 तारीख रजब की 6 तारीख को जो है मतलब पूरा हो जाता है। तो जब भीड़ का अभी ये आलम है तो 6 रजब को जब उर्स का दिन होगा तो उस दिन तो भीड़ का बहुत कैसे प्रशासन भीड़ को कैसे जो संभालता होगा? बहुत भीड़ होती है और प्रशासन पूरी तरीके से काम करता है और कोई दिक्कत नहीं आती। और दूर दराज से बहुत लोग, पूरा मजमा होता है यहाँ, संभाले नहीं संभलता। जायरीनों का कहना है ये लोग गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं और उसके बाद जब इनके दिल में आता है जाते हैं बाबा की दरगाह में, जियारत करते हैं, इबादत करते हैं। इन लोगों का कहना है कि जब अभी से भीड़ इतनी है, अभी 6 रजब को और भी भीड़ इकट्ठा होगी, लेकिन प्रशासन सतर्क रहता है, कमेटी के लोग सतर्क रहते हैं और इस तरह इन लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी है। इन लोगों की मनोकामना पूरी होती है। लोग जो संदेश से आबाद अहमद। इस समय राजस्थान की धरती पर अजमेर शरीफ में बड़े ही तेजी से 809वें उर्स की तैयारियां जोरों शोर से की जा रही हैं। आपने बॉलीवुड फिल्मों में जरूर देखा होगा कि एक अदना सा मामूली व्यक्ति कुछ सालों में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाता है। फिर आप यह सोचकर भुला देते हैं कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही हो सकता है। लेकिन यदि हम कहें कि जनाब ये सिर्फ रील में नहीं रियल में हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आज के इस खास एपिसोड पर्दाफाश में हम आपको जनपद कानपुर के एक ऐसे ही घटनाक्रम से रूबरू कराएंगे जिसमें एक मामूली गेटमैन के बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाने की कहानी है। कभी गेटमैन बनकर लोगों की कार को अंदर और बाहर कराने वाला व्यक्ति आज लग्जरी गाड़ियों से चल रहा है। खाद बनाने से लेकर जूते बनाने की फैक्ट्री का मालिक है। करोड़ों के मकान, फ्लैट और कृषि भूमि है। जी हाँ, ये सब जितना चौंकाने वाला और फिल्मी लग रहा है, उतनी ही दिलचस्प कहानी है। सच को बेपर्दा करती हुई इस कहानी की शुरुआत होती है 1994 से, जब एक युवक शहर के जाजमऊ इंडस्ट्रियल एरिया के असरफाबाद स्थित एक ट्रेनरी में गेटमैन की नौकरी के लिए आता है। नाम है इमरान अंसारी। चूंकि टेनरियों में लगातार बिजली विभाग के छापे पड़ते रहते हैं और कोई भी व्यक्ति सबसे पहले गेटमैन से ही टकराता है। ऐसा ही इमरान के साथ हुआ।
जिस टेनरी में वो गेटमैनी की नौकरी करता था वहां भी बिजली विभाग के छापे पड़ते रहते थे। तो इमरान की मुलाकात हुई बिजली विभाग के कर्मचारियों से। शातिर दिमाग इमरान की मुलाकात जल्द ही बिजली विभाग के कर्मचारियों से दोस्ती में बदल गई। इसी दोस्ती के दौरान इमरान गेटमैनी के साथ इंडस्ट्रियल एरिया में हो रही बिजली विभाग की चोरी की जानकारी बिजली विभाग को पहुंचाने लगा। जब उसे इस काम का मेहनताना भी मिल गया तो उसने साल 1999 में गेटमैनी की नौकरी छोड़ दी और फिर शुरू हुआ एक मामूली गेटमैन से बिजली विभाग का दलाल बन करोड़पति बनने का सफर, जिसमें एक तरफ तो फैक्ट्री मालिकों की शामत आती गई, वहीं फलते फूलते गए बिजली विभाग के भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी और इमरान। पर्दाफाश के इस खास एपिसोड के अगले अंक में हम बताएंगे कि शातिर इमरान को करोड़पति इमरान बनाने में बिजली विभाग के किन अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने जमीर का सौदा किया, कोरोना काल में इमरान ने क्या गुल खिलाए, और साथ ही बताएंगे कि 2021 में इमरान कितनी संपत्ति का मालिक बना है। फिल्मी